अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हुमायूं इफ्तिखार राजा है और आज मैं एक टॉपिक डिस्कस करूंगा कि एक आम आदमी जिसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती, क्या वो स्टॉक मार्केट में या रियल इस्टेट में इन्वेस्ट कर सकता है या नहीं, क्या उससे प्रॉफिट कमा सकता है या नहीं। क्योंकि मोस्टली हमारे इर्द गिर्द ये होता है कि लोग स्टॉक मार्केट हुई या रियल इस्टेट हुई उसमें पैसे लगा लेते हैं। पैसे लगाने के बाद उन्हें कुछ मालूम नहीं होता क्या करना है। कभी स्टॉक मार्केट फॉर एग्ज़ाम्पल ऊपर जाती है, कभी नीचे आती है। ऊपर जब जा रही होती है, जो ग्रीड और फियर, ये दो इमोशंस आ जाते हैं। ऊपर जाते हुए जब स्टेप वाइज बेचना होता है, वो ख़रीदना स्टार्ट हो जाते हैं, और नीचे जाते हुए स्टेप वाइज जब ख़रीदना होता है, वो बेचना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस तरह हमेशा लॉस ही करते रहते हैं अपना। यही चीज़ रियल इस्टेट सेक्टर जो है उसमें भी होती है कि मोस्टली लोग किसी सोसाइटी को सिलेक्ट करके परचेज़ कर लेते हैं। आगे कोई फ्यूचर उन्हें दिख रहा हो ना हो, उन्होंने पैसा लगाना होता है, पैसा उनके पास होता है, ओवरसीज़ से कमा कर आते हैं या यहाँ पर जो भी है बिज़नेस करके पैसा कमा लेते हैं। उन्हें होता है जल्द से जल्द कहीं ना कहीं लगा दें हम। फिर रात दिन देखना स्टार्ट करते हैं स्टॉक मार्केट में भी, रियल इस्टेट में भी, कि इसका रेट अब ऊपर गया, अब ऊपर गया या अब ऊपर गया। लेकिन मेजॉरिटी एक है जो स्टक हो जाती है। जैसे कि रियल इस्टेट में DHA वैली जो है इसका हो गया, DHA सिटी लाहौर का हो गया। DHA सिटी जो कराची है उसमें भी लोग काफ़ी अरसे से फंसे रहे। बैरिया टाउन जो कराची है उसमें भी काफ़ी अरसे से फंसे रहे। स्टॉक मार्केट में भी ऐसे ही है कि जब एक्साइटमेंट होती है लोग पैसा लगा लेते हैं सोचे समझे बगैर, किस टाइमिंग पे लगाना है, कब ख़रीदना है, कितनी क्वांटिटी में ख़रीदना है, कितना एक्सपोजर लेना है, कब बेचने की टाइमिंग स्टार्ट करनी है, टारगेट्स कैसे रखने हैं, स्टॉक सिलेक्शन कैसे जो है ये करनी है। एक प्रॉपर प्लान के बजाय लोग इधर उधर से पूछ के जो पैसा लगा देते हैं और फिर दूसरों से पूछना स्टार्ट हो जाते हैं कि जी ये मैंने शेयर्स लिए हैं, ये कैसा है, बताओ ये ऊपर जाएगा नहीं जाएगा। जैसे मोस्टली मैं कहता हूँ कि जब आप ख़रीद चुके होते हैं तब पूछने की तुक नहीं बनती, तब आपको सिर्फ वॉच करना होता है। उससे रिलेटेड न्यूज़ आपको जो कोई भी अपडेट्स आ रही होती हैं वो देखनी होती है और अपने टारगेट का वेट करना होता है। तब इस सारे जो गली मोहल्ले से आगे पीछे से, दोस्तों से, फैमिली से, या ऑनलाइन फेसबुक पर या जहाँ भी है, तब जो एनालिसिस स्टार्ट करते हो आप, तब फ़ायदा नहीं होता उसका। तो लोग मोस्टली इसी चीज़ में उलझे रहते हैं और जब ऊपर जाती है ख़रीदना स्टार्ट करते हैं, नीचे गिर जाती है मार्केट, नीचे के रेट पे बेच के निकल जाते हैं। फिर कोशिश करते हैं नेक्स्ट टाइम किसी और जो शेयर है उसमें किस्मत आजमाई जो है वो की जाए। इस तरह 4 5 6 सर्कुलेशंस होती हैं जिसमें वो लॉस बुक करते करते फाइनली गेम से आउट हो जाते हैं और फिर स्टॉक मार्केट छोड़ के चले जाते हैं, सारी ज़िंदगी नहीं देखते और जो भी उन्हें मिलता है उसको यही कहते हैं कि जी इसमें नुकसान होता है, इसमें नहीं आना। रियल इस्टेट में भी ऐसे हैं कि सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी लोग लूज़ कर बैठते हैं। तो मैं 2 सिंपल स्टोरीज़ बताऊंगा जिससे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक आम आदमी जो है उसने कमाया है। रियल स्टोरीज़ हैं, कोई फेक स्टोरीज़ नहीं है, कोई बनावटी चीज़ें नहीं हैं। ये स्टोरीज़ सिर्फ इसलिए हैं कि आपकी गाइडेंस एक हो जाए। स्ट्रेटजीज़ तो इन्वेस्टमेंट की बहुत हैं, लेकिन ये 2 स्टोरीज़ आपको एक सिंपल आदमी जो है
जिसे ज़्यादा नहीं इन्फॉर्मेशन, वो किस तरह कमा सकता है, इनमें से एक आदत एडॉप्ट करके स्ट्रेटजी वो भी कुछ ना कुछ कमा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक जानने वाली हैं ख़ातून हमारी, 90s में पैसे उनके पास जमा होने स्टार्ट हुए तो उन्होंने कहा कि मैं स्टॉक मार्केट में जो है वो कर लेती हूँ इन्वेस्ट। आगे पीछे से इंफॉर्मेशन ली उन्होंने स्टॉक मार्केट में किस तरीके से इन्वेस्टमेंट होती है, तो फाइनली वो लेने के काबिल हो गई। अब उन्होंने ख़ुद न्यूज़पेपर में ख़ुद रीड किया, चीज़ों को एनालाइज़ किया, देखा कि किस के जो शेयर्स है वो लो। हमेशा एक शेयर कंपनी का नहीं लेते होते, लेकिन कभी कभी लक भी जो है वो चल जाती है। डाइवर्सिफिकेशन हम लोग सजेस्ट करते हैं हमेशा, लेकिन कभी कभी लक भी काम कर जाती है। उन्होंने ऑटो सेक्टर में से जो ट्रैक्टर्स हैं सिलेक्ट किया, उसे किस बेस पे कि चलो कार वगैरह तो लग्जरी चीज़ है, एक उस ज़माने में लग्जरी चीज़ होती थी ओबियसली। ज़्यादातर लोग साइकिल या बाइक पर ही घूमते थे। उन्होंने कहा कि ट्रैक्टर्स जो हैं एक तो महंगे भी हैं, दूसरा गवर्नमेंट इसे सब्सिडाइज़ करती है हर साल। आप सुनते होंगे उस ज़माने में इतने 100 इतने हज़ार ट्रैक्टर्स किसानों को हुकूमत देगी इस दफ़ा, बाकायदा कुरानंदाज़ी होती थी। तो उन्होंने सोचा कि जी इनकी सेल तो नीचे नहीं आनी, बूम हो या रिसेशन हो, एग्रीकल्चरल कंट्री है तो गवर्नमेंट ने तो इसे सपोर्ट करना ही है, तभी खाने को कुछ कौम के पास होगा। तो करते करते फिर ये हुआ कि उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता मिल्लत ट्रैक्टर्स जो है उसे सेलेक्ट कर लिया और परचेजिंग स्टार्ट कर दी इसमें कि जी इसका इंजन अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है। गाज़ी ट्रैक्टर जो है उसका ज़रा छोटी ताकत का होता है, मिल्लत ट्रैक्टर्स का ज़्यादा ताकत का होता है, टेक्नोलॉजी भी बहुत एडवांस है उसकी, और बाकी बहुत से कामों के भी इस्तेमाल होता है। बहुत कम रेट था उस ज़माने में मिल्लत ट्रैक्टर्स के स्टॉक का। उन्हें डिविडेंड्स भी मिलते रहे, री इन्वेस्ट करती रहीं वो, बोनसेस मिलते रहे, बोनस शेयर्स जो होते हैं अच्छा खासा कमाते 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 अब इस कंडीशन पे हैं कि मिल्लत ट्रैक्टर्स का शेयर बहुत ऊपर जो है जा चुका है, 100 टाइम्स मल्टीप्लाई प्राइस हो चुकी है उसकी। और डिविडेंड्स भी री इन्वेस्ट करती रहती थी, वही जो पैसे आए थे उसी के डिविडेंड आते रहते थे, जो शेयर्स लिए थे उन्हीं को री इन्वेस्ट करते करते बोनस शेयर मज़ीद ऐड होते रहते थे। तो चंद सौ की या चंद हज़ार जो है, चंद हज़ार कह लें, उसकी इन्वेस्टमेंट उनकी 1 करोड़ नहीं, 2 करोड़ नहीं, अच्छे खासे जो करोड़ों रुपयों में हो गई है। और मानेंगे जब उनकी बेटी की शादी हुई थी तो जहेज़ में मिल्लत ट्रैक्टर्स के उन्होंने जो शेयर्स दिए थे जिसकी करोड़ों में मालियत थी, और डिविडेंड हर चंद अरसे बाद आता रहता है। उनकी इनकम क्वांटिटी नंबर ऑफ़ शेयर्स बहुत बढ़ गए हैं, तो रेगुलर इनकम उन्हें एक आती रहती है। ओबियसली एक मार्केट देखी उन्होंने कि जी इसको डिक्लाइन नहीं है, इसमें ग्रोथ ही है। हालांकि कोई बहुत ज़्यादा सोच समझ की नहीं ज़रूरत, कोई इसमें आपको अल्फ़ा बीटा रिलेशनशिप ये वो इस तरह कुछ भी रिग्रेशन करते हैं या जो भी है, इन चीज़ों की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है आपको। सिर्फ एक नीश मार्केट उन्होंने सेलेक्ट की, उसमें इन्वेस्ट जो है वो कर दिया, और बड़ी स्ट्रेटजाइज तरीके से करती रही कि बेचा बिल्कुल नहीं। अच्छी कंपनी थी मज़ीद बाइंग करती रही, अच्छी कंपनी थी मज़ीद बाइंग जो है वो करती रही, और अभी तक अच्छी भली वैल्यू है उसमें से। वो अलग बात है बाद में बेच के नई कंपनीज आई, जो एंग्रो वगैरह हो गई,
इनके IPOs वगैरह आए थे, SPOs वगैरह आए थे, बाकी भी बहुत अच्छी अच्छी नेस्ले, इनके भी जो शेयर्स वगैरह परचेजिंग स्टार्ट की, उसी में से, उसी एक मिल्लत ट्रैक्टर्स के शेयर में से, मज़ीद कोई पैसा नहीं, उसी में से जो अर्निंग की, सब्र के साथ, सुकून के साथ। उन्होंने कभी नहीं किया कि ऊपर गया रेट तब बाय कर लिया, गिरना स्टार्ट हुआ तो पैनिक में आके बेच दिया उसे। वो एक जो कूल माइंड के साथ एक बीज उन्होंने लगाया, वो पानी देती रहीं, वो जो ग्रो है करता गया, डिविडेंड यानी कि री इन्वेस्ट करती गई, और अभी मेन सोर्स ऑफ इनकम है उनके। ये तो होगी स्टॉक मार्केट की कहानी। अब रियल इस्टेट का भी मैं बता देता हूँ आपको। आज सिर्फ 2 चीज़ें ये मैंने डिस्कस करनी है, इससे आप नतीजा ख़ुद अखज़ कर सकते हैं, अपनी डायरेक्शन जो है वो देख सकते हैं, डायरेक्शन सेट कर सकते हैं अपनी। दूसरा किस्सा है 2007-8 की बात होगी। एक प्लॉट सेल करने के लिए एक जो बुज़ुर्ग आए हुए थे, मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। लग नहीं रहा था हुलिये से कि ये प्लॉट इनका होगा। मेरी उनसे बातचीत स्टार्ट हुई तो मैंने पूछा उनसे, ये आपके या बेटे के आपके? बोलते बेटा मेरा यही प्लॉट नहीं है, और भी बहुत सारे मेरे पास प्लॉट्स हैं। उन्होंने अपनी स्टोरी इस तरह बताई कि वो 70s 80s में 90s में मज़दूरी के लिए गए हुए थे सऊदी अरब, दुबई वगैरह। वहाँ से जो पैसे लेके आते रहते, वो जहाँ पे कोई सोसाइटी बन रही होती, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी होती, या गली मोहल्ले का कोई प्लॉट वगैरह होता, जहाँ पे उन्हें अपॉर्चुनिटी दिखती, वो छुट्टी जब भी आते एक अदद प्लॉट ले लेते वहाँ पे। फिर दौर मॉडर्न हुआ ज़रा सा, रियल इस्टेट भी थोड़ी मॉडर्नाइज हुई, बहरिया टाउन आ गया, DHAs वगैरह आना स्टार्ट हुए, तो वो पिछले प्लॉट्स बेचकर जिन जिन जगहों पे पोजेशन मिलता जाता था, कम कीमत पे वहाँ के प्लॉट्स वो परचेज़ जो है वो करते गए। अच्छी खासी इन्वेंट्री उनकी हो गई। अब फॉर एग्ज़ाम्पल जब तक वो ख़रीदने तक उनके पिछले प्लॉट्स की अच्छी खासी वैल्यू हो चुकी थी, वो आगे कमाते भी जा रहे थे। 30-40 साल उन्होंने मज़दूरी वगैरह जो है वो की है। अच्छा, अब उनकी DHA बहरिया वगैरह में अच्छी खासी जब जायदाद हो गई, प्रॉपर्टी हो गए, प्लॉट्स हो गए उनके, अब बुढ़ापा भी उनका आ गया था। मज़ीद मज़दूरी के बजाय बच्चों को भेज दिया उन्होंने, पढ़ाया लिखाया भी उन्हें, सब कुछ अच्छी जगहों पे पहुंचाया, बाहर कमाने के लिए भेज दिया। अपना वो ख़र्च या गुजारा इस तरह करना स्टार्ट हो गए कि देखते सबसे एक लिस्ट थी उनके पास कि जी ये प्लॉट मैंने ख़रीदा था इस ज़माने में फ़लाँ फेज़ में, अब वैल्यू इसकी इतनी हो गई है, अब मुझे पैसे ज़रूरत है। तो वो एक प्लॉट क्या नाम है बेच देते, उससे जो पैसे मिलते ओबियसली उसे बेचे रखे हुए लंबा अरसा हो चुका होता, उससे जो पैसे मिलते उसे डिवाइड करते, उसका हाफ जो अमाउंट होता उसके 1-2 प्लॉट या 3 प्लॉट जितने अच्छी जगह पर जो उन्हें दिखता कि हाँ इसमें पोटेंशियल है, वो परचेज़ कर लेते उनको। बाकी पैसे बैंक अकाउंट में रख लेते, अपने सेविंग अकाउंट में। चलो कुछ इनकम भी होती रहे, इनकम क्या, इन्फ्लेशन से ज़रा सी हेजिंग हो जाए। 100% तो नहीं होती, लेकिन 8% डिवैल्यू होने से बेहतर है कि तकरीबन 5%
सेविंग हो जाए, 2 या 3% डिवेल्यूशन ज़रा सी हो जाती है तो चलो कंप्रोमाइज़ किया जा सकता है, तो बैंक में रख देते। मंथली बहुत अच्छा बजट रखते कि जी इतने मंथ तक मेरे, फॉर एग्ज़ाम्पल 50 लाख का एक प्लॉट, 90s नहीं 2000 के स्टार्ट की बात लेते हैं। 50 लाख का एक प्लॉट अगर सेल हुआ, या सेकंड हाफ की ले लें, 50 लाख का एक अगर प्लॉट सेल हुआ, 25 लाख में आप अच्छे से प्लॉट कई अच्छी सोसाइटीज़ में ले सकते हैं। लंबी लंबी ज़मीनें भी शहरों में उस वक़्त लोग लेके रखते थे, कई की प्लॉट्स लेकर रखते थे। तो बाकी आप 25 लाख जो है कई महीनों तक, 3 साल तक, 4 साल तक यूज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छे तरीके से गुजारा उनका होता था। जब देखते थे कि अब 6 महीने या 1 साल के पैसे रह गए हैं बाकी, फिर देखना स्टार्ट करते थे कि अब सबसे ओल्डेस्ट प्लॉट कौन सा है उनकी इन्वेंट्री में, उसकी वैल्यू क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल उसकी वैल्यू ज़्यादा नहीं है तो फ़िलहाल रखे रखते थे। उसके बाद देखते थे कि सबसे ज़्यादा गेन किस में हुआ है, सेकंड वन देखते थे, उसमें अच्छा गेन दिख रहा हो कि हाँ ये मैच्योर हो चुका है, आबादी हो गई है यहाँ पर, अब अच्छे रेट में बिक सकता है। तो वो फिर दूसरा प्लॉट जो है बेच देते थे, उसके हाफ के फिर 1 2 3 4 जितने भी हैं बजट वाइज मज़ीद प्लॉट्स ले लेते थे और लिस्ट मेंटेन करते थे। ये सबसे पुराना मैंने ये लिया है, उसके बाद ये लिया था, उसके बाद नया सबसे लेटेस्ट प्लॉट ये लिया है। तो वो सबसे लेटेस्ट प्लॉट तक पहुंचते हुए उन्हें जितना अरसा लगता था, उतने अरसे में पीछे वाले कई प्लॉट्स कई गुना ज़्यादा उनकी वैल्यू हो जाती थी। घर का खर्च भी बहुत अच्छे तरीके से चल रहा था उनका, किसी किस्म की मोहताजी भी नहीं थी। आप अंदाज़ा लगा लें, एक मज़दूर लेवल के आदमी ने इस तरीके के साथ, सब्र के साथ, ठंडे मजाज के साथ इन्वेस्ट कर दिया, करके रख दिया, भूल गया, अच्छी जगह पर किया। उसे पता चल गया कि जी बहरिया DHA अच्छी सोसाइटीज़ हैं, यहाँ पर गेन किया जा सकता है। सिर्फ जहाँ फ़ाइल ख़रीदनी पड़ती थी शायद ख़रीद लेते हों, इंस्टॉलमेंट में ले लेते हों, क्योंकि जब बंदा ओवरसीज़ से भी रिटायर्ड होकर आ जाता है तो फिर वो इंस्टॉलमेंट की गेम भी खेलना स्टार्ट हो जाता है। तो पोजेशन जिसका मिल गया ओबियसली वहाँ पर घर बनेंगे, डेवलपमेंट होगी, रेट ऊपर ही जाएगा। अब देखें, ये एक हाउसवाइफ हैं जिन्होंने कितनी बड़ी वेल्थ जनरेट कर ली अपने स्टॉक मार्केट से, और दूसरे एक मज़दूर लेवल जो है उसके आदमी हैं, उन्होंने भी सिर्फ मज़दूरी से कितने बड़े लेवल की वेल्थ जनरेट कर ली कि ये पेंशन ही एक लिहाज से हुई। रिटायर्ड होता है बंदा, उसे थोड़ी सी होती है, चलो कुछ लाख मिल जाएंगे, पेंशन मिलेगी। ये तो समझें हर चंद 2-3 साल के बाद पेंशन, रिटायरमेंट पे जो अलाउंस मिलता है, ये वही अमाउंट हो गया हर प्लॉट बेचने पे। और 10-12 प्लॉट्स में से जब बेचते हुए 12वें प्लॉट पर आते तो कई छोटे छोटे नए मज़ीद सस्ते प्लॉट्स लेके वो भी 10 साल में कहाँ से कहाँ तक रेट्स पहुंच जाते हैं रियल एस्टेट के। हर चंद अरसे बाद एक बूम आता ही आता है। एक डिकेड में एक बूम तो समझे ही समझे, 2 बूम भी आ सकते हैं, 3 बूम भी आ सकते हैं। ग्रेजुअली प्राइसेस इंक्रीज़ होती हैं। आप गोल्ड से नहीं कमा सकते, सिर्फ हेज कर सकते हैं। आप स्टॉक मार्केट से कमा सकते हैं, उससे रोज़गार मिलता है, नौकरियां मिलती हैं, वो मुल्क के लिए भी अच्छा है। आप रियल एस्टेट से भी कमा सकते हैं कि फ्यूचर में घर बनना है तो 40 से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ चल सकती हैं। ये छोटा सा एक तो नहीं, दरमियाने लेवल का एक टॉपिक समझ लें आज का। ये एक नसीहत है कि जो लोग पैसे लेके इधर उधर कहीं ना कहीं कोई छीन जाता है, कोई धोखा दे जाता है, उन्हें समझ नहीं आती कैसे करना है, या वो स्टॉक मार्केट में डबो देते हैं। यह एक सोसाइटी की
20, 25, 50, 60 या 100 फाइलें उठाकर बाद में पता चलता है वो सोसाइटी फेक निकली है, फ्रॉड हो गया है, या स्टे आ गया है, या कुछ ना कुछ लिटिगेशंस आ गई हैं उसके अंदर, और गंवा कर बैठ जाते हैं। देखें, वर्चुअल चीज़ की कभी कोई वैल्यू नहीं होती, फ़िज़िकल चीज़ की हमेशा वैल्यू होती है। फ़िज़िकल शेयर्स भी मिलते हैं, फिज़िकली रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं आप। तो ये 2 सिंपल सी स्टोरीज़ थी। एक और बात कहना चाहूँगा कि स्टॉक मार्केट में जितने इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स मैंने देखे हैं, उन्हें ख़रीदने और बेचने की जल्दी होती है। ख़रीद लेते हैं तो टेंशन स्टार्ट हो जाती है कि बेचें कब अब, और जब बेच देते हैं तो टेंशन स्टार्ट हो जाती है ख़रीदें कब अब। आप एक प्लॉट में इन्वेस्टमेंट करने वाले आदमी को देखें, वो एक प्लॉट लेता है तो कई साल तक उसे संभाल कर रखता है। 8-8, 10-10 साल तक लोग संभाल कर रखते हैं, और फाइनली उन्हें फल मिल जाता है उसका। तो आप काइंडली स्टॉक मार्केट में शेयर्स ख़रीदते हुए इतनी जल्दबाजी मत किया करें ख़रीदने या बेचने की। ख़रीद के उस बिज़नेस, एक तो अच्छा शेयर ख़रीदें, चेक करके ख़रीदें। एक आम आदमी भी समझ सकता है कि किस चीज़ की डिमांड होनी है, किसकी नहीं होनी। बिज़नेस देखें आप कि किसके बिज़नेस की डिमांड होनी है, नहीं होनी, कौन सी लग्जरी में है, कौन सी लाजमी जो चीज़ें हैं उसमें है। तो इस तरह आप एक अच्छा फ़ैसला कर सकते हैं, अपनी जो पैसिव इनकम है उसे ग्रो कर सकते हैं। रियल एस्टेट में भी ट्रेडिंग होती है, स्टॉक मार्केट में भी ट्रेडिंग होती है, फिर कभी इन पर डिस्कस करूँगा मैं। उससे भी कमाते हैं लोग, ज़रूरी नहीं कि उससे लॉस ही होता है, उससे भी कमाते हैं लोग। वो किस तरह कमाते हैं फिर कभी इंशाल्लाह उस टॉपिक पर भी डिस्कशन करेंगे इंशाल्लाह। तो इतना ही था आज के लिए। मुझे दुआओं में याद रखिएगा अपनी, और काइंडली सब्सक्रिप्शन रेट आप सबका बहुत कम है। चैनल मेरा सब्सक्राइब करते रहें, ताकि लाइक और शेयर करते रहें, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए, कोई नई एडवाइस आए, ऑब्वियसली ये सब एडवाइसेस आपके लिए ही हैं, जिसमें आपको अपनी जो वेल्थ है, जो इन्वेस्टमेंट है, उसे जो ग्रो करने की एडवाइसेस हैं। तो इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात आपके रिज़्क़ में बरकत दे। मुझे दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल